अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज डीजी आईएसपीआर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि फैज़ हमीद के ट्रायल पे एक कानूनी मामला है, इस पर कयास सराई ना की जाए। जब ये मामला हकमी नताइज पे पहुंचेगा तो फ़ौरन ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नज़र में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में तफरीक नहीं। आज इस मौके पर डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहमियत के हामिल है क्योंकि बहुत सारे एजेंडे ऐसे हैं, शरपरंद अनासर ऐसे जो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे जो है वो हमला कर दिया है, जिसकी तस्दीक डीजी आईएसपीआर ने कर दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो अलल ऐलान करेगा। सियासत के एतबार से अगर आज देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी मीडिया टॉक किया। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 27वीं आईनी तरमीम अवाम के मफाद में नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी इस तरमीम को मुस्तरद कर चुकी है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसमें शामिल है। दूसरी जानिब अगर बात करें वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की, तो वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने अपनी वजाहत भी पेश की। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जो तकरीर आपने हरिपुर में की थी, क्या वो एक गलती थी? जिस पर उनका कहना था कि ये गलती नहीं थी और जवाब इलेक्शन कमीशन को जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बुलंद खान जुनेजो साहब, और इनके हमरा हैं सीनियर तज्ज़ियाकार उमर दराज गोंदल, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अहमद अवैस साहब का। बिल्कुल ठीक है, जिनोजो साहब को रुख करते हैं। सर, ये बताइएगा कि पीटीआई ये कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, और इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को तलब भी किया था। उन्होंने वजाहत भी कर दी है कि कोई गलती नहीं थी, और अगर इलेक्शन में धांधली करेंगे तो उस हिसाब से जो तकरीर मैंने की थी वो बिल्कुल मुस्बत थी। ये जवाब तो उन्होंने दे दिया है, और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ है। क्या समझते हैं आप कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे बड़ी जमात है ऐवान में, और एक अनासर ये पैदा किया जा रहा था कि किसी भी आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अब वो नंबर गेम मुकम्मल हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आईनी तरमीम जो है वो उसमें जो है हमारे पास सेनेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। और ऐसा नहीं है कि नंबर्स उनके बिल्कुल पूरे हुए हैं। अगर कोई भी अमेंडमेंट होएगी तो उसमें यकीनन जो है पीपल्स पार्टी की ज़रूरत फिर भी हुकूमत को पड़ेगी। और जहां हमारे 27th अमेंडमेंट की बात है, तो वो भी बड़ा अलल ऐलान जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक समाजी वेबसाइट के थ्रू वो खुद डिक्लेयर किया था कि उनके साथ कांटेक्ट हुआ है और कुछ बातों पे बात हुई है। और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी ही डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनका एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कॉल किया गया, और वो सारी चीज़ें जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स के सामने रखी गई, और उसमें ये फैसला हुआ जो जिस पर हमने एनएफसी वाली चीज़ों पर अपनी रिजर्वेशन जाहिर की, और 18th अमेंडमेंट रोल बैक ना होने के लिए वाज़े एक पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में भी दिया। और उस हवाले से जहाँ पर कुछ गुफ्तगू के बाद और अपने पार्टी के मशवरे के बाद जो चीज़ें 27th अमेंडमेंट आनी थी वो उस पर हमने उनको सपोर्ट किया, और जिनकी हम सपोर्ट नहीं कर सकते थे वो भी हमने बड़ी वाज़े अल्फाजों में बयान किया। अभी ये अगर कल को कोई नई अमेंडमेंट आती है, ये हमें पता, ऐसी कोई भी इस वक्त खबर नहीं है। ये बिल्कुल क्या सारियां हैं, और जो है सब जर्नलिस्ट और सब लोग इसके बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी कांटेक्ट हमारी लीडरशिप के साथ या किसी और के साथ नहीं हुआ है। और जब होएगा तो जैसे 27th अमेंडमेंट वाले हवाले से जो बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरे पाकिस्तान के सामने रख दी थी, उसी प्रोसेस के थ्रू जो भी चीजें आएंगी उनको हम गौर और फिक्र करेंगे, और जो चीजें हमें नामंजूर होंगी वो हम उसका भी बिल्कुल वाज़ेह तरीके से उसकी मुखालफत भी करेंगे और सही। उसकी नामंजूरी का इजहार भी करेंगे। और जो चीज अगर अमेंडमेंट कोई बेहतर है, अमेंडमेंट्स के हम खिलाफ नहीं है। अमेंडमेंट्स के को बहुत ही नेगेटिव समझा जाता है, पर ऐसी अच्छा बात नहीं है। जुनेजो साहब, ये मुल्क बताइएगा के कि इवॉल्व होते 28वीं आईनी हैं और तरमीम के हवाले अमेंडमेंट्स से की क्या रिजर्वेशन। आपसे राब्ता किया गया है, और आपको ये पता है कि किन चीजों में अमेंडमेंट की जा सकती है? ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है अब तक।
और वही मैंने बात की आपसे कि जब 27वीं तरमीम की हुई थी, तब भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद ने पूरी आवाम के सामने एक समाजी वेबसाइट के थ्रू उन्होंने सबके सामने वाज़ेह करके बात रख दी थी। और इस बार भी अगर कोई ऐसा कांटेक्ट होगा तो यकीनन उसी तरीके से आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, आपको कुछ ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके सामने होगी बात। अभी इस वक्त तक ऐसी कोई कांटेक्ट, ऐसी कोई बात हमारी नजर में या हमारे से नहीं की गई है जी। ठीक है, ठीक है। गोंदल साहब का रुख कर लेते हैं। उमर दराज साहब, ये बताइएगा कि आपने क्योंकि इलेक्शन की कवरेज भी की, ज़िम्मी इंतखाबात की, और पीटीआई ने इसका बाइकआउट भी किया, और फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 6 नशिस्तें जीत गई। लेकिन पहला तो सवाल ये बनता है, क्योंकि अब तज्ज़ियाकार भी हैं, कि आखिर मुस्लिम लीग नून लड़ किससे रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बाइकआउट किया है, तो क्या ये इनका फैसला मुस्बत था, दुरुस्त था? मेरे ख्याल से अगर मेरी जाती राय पूछेंगे तो मैं अपनी बता सकता हूँ, बाकी तो तहरीक इंसाफ के बतौर जमात अपना फैसला है। मेरे ख्याल से सियासी जमात को कभी भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और ये जो बाइकआउट तहरीक इंसाफ का था, तहरीक इंसाफ अपने बाइकआउट को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह यह है कि आप आधा तीतर और आधा बटेर नहीं कर सकते कि आप खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़े और पंजाब में आप कहें जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो फिर अगर आपने बाइकआउट किया है तो वो कैटेगोरिकली करें, खुला के करें, बताएं कि हमने बाइकआउट किया है, तो आप बाइकआउट की मुहिम भी नहीं चला पाए। फिर दूसरा जो आपने सवाल किया कि क्या मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किससे था, आज डॉन अखबार, बड़ा जो जयद अखबार हमारा है, उसने इस सिलसिले में आज एक कार्टून छापा है। अगर आप देखें तो उस कार्टून के अंदर विक्ट्री स्टैंड के ऊपर एक ही शेर खड़ा हुआ है, इवन सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर भी कोई नहीं है, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इस मुकाबले में तहरीक इंसाफ या कोई और था ही नहीं। मुस्लिम लीग नून अकेली दौड़ रही थी और मुस्लिम लीग नून अकेली दौड़ के नंबर 1 आ गई है। उसकी वजह आप लाहौर का देखिए, NX 29 के अंदर जहां तहरीक इंसाफ थी भी, क्योंकि ये वो हल्का है जो 9 मई वाला नहीं था, यहाँ पे मियां साहब का इंतकाल हुआ था। यहाँ 18-18.5% टर्न आउट रिपोर्ट हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन के जारी किया फॉर्म के मुताबिक है। इसी तरह से फैसलाबाद के हल्के के अंदर जो है वो 13.5% का पोलिंग टर्न आउट है। तो अगर लाहौर फैसलाबाद में भी टर्न आउट 20% नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है? 13-13.5% तो और ज्यादा अलार्मिंग है। लाहौर वाला 18.5% है। तो मुस्लिम लीग नून जीत जरूर मना रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह पे जरूर है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने मकबूलियत में या लोगों के सामने तहरीक इंसाफ को रिप्लेस कर दिया है? क्या मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और छोड़िए तहरीक इंसाफ क्या कहती है, तो ये कहती है कि ज़िम्मी इंतखाबात ही हैं, ये तो रेफरेंडम है, तो रेफरेंडम कैसे हो गया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये नहीं कहा गया था, उनकी जानिब से तो ये कहा गया था कि ये तो इंतखाबात हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी उसको रेफरेंडम ही कहेगी। रेफरेंडम का मतलब ये है कि देखिए, पंजाब में 12 सीटों के ऊपर इलेक्शन था और 12 में से हम 11 सीटें जीत गए हैं, एक सूबाई सीट पीपल्स पार्टी जीती। तो पीपल्स पार्टी को छोड़ के, तहरीक इंसाफ को छोड़ के गवर्नमेंट तो यही कहेगी ना, देखिए जी हमारी गवर्नेंस को वोट पड़ा है, देखिए जी हमारी खिदमत को वोट पड़ा है, हमारी कारकर्दगी पे लोगों ने वेलकम किया है। लेकिन जो मैं पॉइंट कह रहा था वो ये है कि तहरीक इंसाफ को या बाकी को छोड़ के इवन पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रही है। डीजी खान के अंदर जो हल्का है, आज खोसा साहब ने आज भी उसके ऊपर गुफ्तगू की है। अगर वो भी धांधली की बात कर रहे हैं या रिगिंग की बात कर रहे हैं, उनके कंसर्न्स हैं, तो बाकी इलेक्शन की क्या सूरत हाल होगी? मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को जश्न जरूर मनाना चाहिए, ये उनका राइट है, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उनको खुद से भी सवाल करने चाहिए। और हैरान कुछ चीजें सामने आई कि टर्नआउट बहुत कम है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़ गए हैं। यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो 8 फरवरी 2024 से 23 नवंबर 2025 तक पहुंचते हुए लोगों के सामने और ज्यादा मकबूल हो गई है। इसके ऊपर शायद उनका जश्न बनता है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज हैं शायद वो उसको जस्टिफाई नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अहमद अवैस साहब का रुख करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने तवील इंतजार किया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पहुंचे, वकला भी उनके हमरा थे, और उन्होंने ये भी कहा कि हर किस्म के प्रेशर के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 जारी किया। आरओ से जो नताइज आ रहे थे उसमें फ़र्क था। तो क्या समझते हैं आप कि पीटीआई जो है वो इस फिगर को, इस रेशियो को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसके बाद ये कहा जाएगा कि हम ये नताइज जो है वो किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर दोबारा पोलिंग करवाई जाए, इलेक्शन कमीशन से रिव्यू किया जाए? वैसे भी सोहेल आफरीदी साहब आज गए तो थे इलेक्शन कमीशन के दफातर। देखिए, दोबारा वाली तो कोई बात नहीं है। आगे आपके सामने इतनी मैसिव रिगिंग हुई है, तो उससे उन्होंने क्या कर लिया उसका, और ये सिलसिला तो यहाँ चलता ही रहेगा इसी तरह से। और अब तो वो क्योंकि पीछे उनके एक एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और उसके आगे किसी को जरूरत नहीं बात करने की, ना अदालतें हैं, और अदालतों में वो अमेंडमेंट के बाद अदालतें जो हैं वो भी नकारा हो चुकी हैं बिल्कुल कंप्लीटली, क्योंकि जो एक सतून, मजबूत सतून जो
जुडिशरी का पाकिस्तान के आइन के अंदर था, उसको तो गिरा दिया गया है। अब ऐसी सूरत के अंदर तो स्वयं आप बाइकआउट ही करेंगे, वो साबित कर दिया। देखिए पंजाब के अंदर आपने देखा कि जहां 10-12%, 15% जहां पे वोटिंग हो रही हो, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर बिलखसूस लोगों ने डिसइंटरेस्ट शो किया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। पीटीआई के ना होने पे उन्हें कोई सरोकार नहीं है, उनको पता है कि ये इलेक्शन कैसे होती है और क्या रिजल्ट आती है, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया उसके अंदर। तो ये जीत है और पॉपुलैरिटी शो कर रही है पीटीआई की कि क्या सूरत हाल है। आप वरना आपने देखा था जनरल इलेक्शन के अंदर इन सारी बातों के बावजूद एक आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने आजाद उम्मीदवार नहीं हुए, लेकिन लोगों ने जब वोट डाले कि ये वोट पीटीआई का आजाद उम्मीदवार है। कता कलामी की मैं माजर चाहूंगी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि 9 फरवरी को भी तो हमने देखा था कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में थे और आप लोगों से इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। आलू, सब्जी, भिंडे, मेज़ और पेन आप लोगों को दे दिए गए थे, लेकिन उस पर भी आपकी जमात ने इलेक्शन लड़ा था। तब आपकी जमात ने ये नहीं कहा था कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है या हमारे चेयरमैन जो हैं वो फिजिकली मौजूद नहीं है, जेल में हैं। और फिर आपने ये भी कहा कि हम ये इलेक्शन जीते थे जिस पे धांधली हुई। तो फिर आपको नहीं लगता कि ज़िम्मी इंतखाबात में जो इलेक्शन हुए 2 रोज़ पहले, वो भी आप लोगों को लड़ने चाहिए थे? नहीं, सूरत बड़ी मुख्तलिफ है ना। एक चीज सामने आ गई, वो तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये धांधली की, वो उनका पार्टी का जो है पार्टी का सिंबल ले लिया उन्होंने, पार्टी का एक स्टेटस जो है वो उनसे छीन लिया। लेकिन ये था कि आवाम जो है इसके बावजूद वालाहाना अंदाज में अंदर वो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार के ऊपर जिसके ऊपर हाथ रख दिया था उसको आके उन्होंने वोट दिया। लेकिन अब तो ये बात साबित हो गई कि उसके बावजूद इन्होंने फॉर्म 47 बैठ के वहां बनाए और आधी रात के बाद सारे रिजल्ट बदल दिए। यहाँ तक कि नवाज शरीफ का हल्का जो था लाहौर का, वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ जो था उसका रिटर्निंग ऑफिसर, उसको बदल दिया गया रात को और उसको बड़ा बेइज्जत करके निकाल दिया, उसकी जगह एक और ले आए और फिर उसके बाद जो है सबको बाहर निकाल दिया और सारे रिजल्ट बदल दिए। इसी तरह से बाकी हल्कों के अंदर हुआ। तो इसके बाद तो क्या, इसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता कि ये जब उनकी हुकूमत भी एक झूठी और फाल्स प्रिटेक्स्ट के ऊपर एक हुकूमत बन गई, हारे हुए लोगों की पार्लियामेंट में काबिज हो गए और पीछे उनके सपोर्ट करने वाले एक एस्टेब्लिशमेंट वाले बैठे हुए थे, तो फिर वो किस बात के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? तो उन्होंने ये एक नेगेटिव डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया के सामने आ गई, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ गई कि लोगों ने वोट ना दे के साबित कर दिया कि वो अभी तक उनका पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ खड़े। लेकिन सर मैंने जुनेजो साहब का भी रुख करना है, लेकिन फिर सवाल यही होता है कि केपीके में तो आपकी हुकूमत थी और 18वीं तरमीम ने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया था, पुलिस एहलकार वहाँ पे आपके मौजूद थे, तो फिर कैसे हो गया, पॉसिबल कैसे हो गया कि शहनाज को जो है साहिबा को वोट नहीं पड़ा? और हमने देखा कि जी वो वोट नहीं पड़ा, आप कानून के नाम की तो चीज खत्म हो गई है। अब तो जहाँ पे ताकत है वो दंदनाते फिरते हर जगह के ऊपर, कुछ भी नहीं को कर सकता, तो लड़ाई लड़ेंगे उनके सामने। वहाँ पे जो यूनिट आ जाते हैं और आम होते हैं तो वहाँ के लोग उनसे को मुकाबला तो नहीं करेंगे ना। और उसके बाद जो वहाँ से इलेक्शन कमीशन से जो फॉर्म 47 का इशू होता है उसकी ना इजाजत है किसी को देखने की ना कुछ है। अभी पिछले भी इलेक्शन में ऐसे हुआ था, अब भी यही हुआ, तो वो और रिजल्ट अनाउंस कर दिया। तो फिर आप इस नताइज को चैलेंज करेंगे? क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नताइज को चैलेंज करेगी फर्दर? दोबारा बताइएगा क्या कहा आपने? सर ये जो रिजल्ट सामने आया है, तो क्या आप इस रिजल्ट को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे? मेरा भी ख्याल एक्सरसाइज इनफ्यूटाइल होगी, फायदा कोई नहीं होगा। आगे क्या हुआ था, आगे अगर ये जीते हुए होते तो हमने तो कहा था कि आप इलेक्शन ऑडिट करा लें, नहीं कराया, इसलिए कि शहबाज शरीफ समेत सबको पता था कि ये हारेंगे। जुनेजो साहब को रुक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है अहमद अवेद साहब। जुनेजो साहब ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुतारिक थी, बिलावल भुट्टो साहब भी गए मौलाना साहब के घर पे
और आज मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये अवाम उन नास के लिए तरमीम नहीं की गई है और इससे अदलिया मजीद कमज़ोर हो गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि 28वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, ऑल्दो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काफ़ी मुतहरिक थी। देखिए, मौलाना साहब का ये अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और वो इस ओपिनियन के बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल दे सकते हैं अपना जो भी उनका ओपिनियन हो। लेकिन 27वीं तरमीम में जो जुडिशल अमेंडमेंट्स हुई हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी जुडिशल अमेंडमेंट्स थी, बिकॉज माजी में जुडिशरी का किरदार कुछ अच्छा नहीं रहा है। माजी में भुट्टो साहब को जो भुट्टो साहब का मर्डर हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद 12 साल से ज़ायद तक जरदारी साहब जेल गए बगैर किसी प्रूवन केसेस के, वो आपके सामने हैं। उसके बाद आपकी जुडिशरी की गवर्नेंस में इंटरफेरेंस आपके सामने है। हर पॉलिसी पे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अक्सर रोक देते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और वो अवाम दोस्त पॉलिसीज होती हैं। उसके अलावा जॉब्स का इशू होता है, जब गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस करती है उसको जुडिशरी अक्सर रोक देती है। सिंध में हमारे पास ये बहुत मसले ऐसे अभी रिसेंट पास्ट में भी हुए हैं और जुडिशल ओवर रीच एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी और गवर्नेंस इश्यूज का बहुत बड़ा रीजन तो वो फिर ये जुडिशल जो ओवर रीच थी, इस्तिफ़ा क्योंकि मिला है गवर्नेंस सदर जरदारी साहब को, ये सही मिला है? देखें, अगर प्रेसिडेंट को वो इम्यूनिटी तब तक हासिल है जब तक उनके पास प्रेसिडेंसी है, और अगर वो कल को कोई भी अदर इलेक्टेड ऑफिस के लिए कंटेस्ट करते हैं तो वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। और वो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये कानून लागू होता है, ये बहुत दूसरे मुल्कों में भी लागू होता है कानून। लेकिन मैं बात कर जो जुडिशल अमेंडमेंट्स हुई हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये बहुत पुरानी डिमांड है। कहना चाह रहे हैं चार्टर खान साहब, अहमद अवैस साहब, मैं कंप्लीट कर लूं, जी जी फिर अवैस साहब से बात करें। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2007 में अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन नवाज शरीफ साहब एंड मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारी उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक बहुत पुरानी डिमांड थी, क्योंकि हमें हमेशा ये महसूस होता था कि यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो मामलात आते हैं उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन और क्विक जस्टिस बहुत ज़रूरी है, क्विक डिसीजंस बहुत ज़रूरी हैं। और ये मामला जो है नॉर्मल हमारे पास जो करंट सिस्टम था जुडिशरी का, उसमें इतना ज़्यादा बैकलॉग था और इतनी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन थी कि वो मामला एड्रेस नहीं हो पा रहा था। तो ये तो हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, ये कोई नई डिमांड नहीं थी जो जिस पर हमने अग्री किया या अमेंड किया। ठीक है, गोंदल साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब सोहेल आफरीदी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश तो हो गए हैं, फिर उन्होंने बरमला एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई स्पीच में गलती नहीं हुई है और इलेक्शन कमीशन में जो है वो जवाब जमा करवा देंगे। एक तरफ तो सोहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालत का हुक्म भी मौजूद है और आज बानी पीटीआई की हमशीराएं भी अडियाला जेल पहुंची हैं। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है? एक तरफ तो उनके सूबे में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तरीके इंसाफ के लिए मजीद क्या मुश्किलात हो सकती हैं? आप इस बतौर पार्टी अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ इसमें भी आपने उनको बल्ले का निशान नहीं दिया था। लाहौर में तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता असरान ज़हीर के पास गीजर का इंतखाबी निशान था। मखसूस सीटें जो उनकी बनती थी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में लिखी हुई हैं आपने उनको वो नहीं दी। इंतखाबी निशान जनरल इलेक्शन में आपने नहीं दिया। उसके अलावा भी आप देख लीजिए सिस्टम में कितनी उनकी स्पेस है। इसके अलावा और अब तरीके इंसाफ के लिए दो ही चीजें रह गई हैं। एक, उनको अमलन दीवारों में चुन दिया जाए जो कि आपने चुना भी हुआ है, गैर एलानी पाबंदी भी लगी हुई है। दूसरा, तरीके इंसाफ को फांसियां दी जा सकती हैं। इसके बाद तो मेरे ख्याल उनके लिए कोई और मुश्किल नहीं है। पर्चे उनके लिए मामूल बन चुका है। उनके घरों में छापे, जो कुछ हुआ इस वक्त भी जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो इस लम्हे भी जो अडियाला जेल है, अडियाला जेल के बाहर उनकी लीडरशिप मौजूद है। वहां पे धरने वरने वो दे रहे हैं और रात के और क्या है
मंगल मुलाकातों का दिन है, आपने मुलाकात नहीं करने दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसको obey नहीं कर रहे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को लिखा, पंजाब की चीफ मिनिस्टर को लिखा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की करारदाद मंजूर करवाई, तो इसके बाद उनके लिए और क्या हो सकता है? उनके लिए तो ऑलरेडी जो आप कर सकते थे तो आपने किया है। अब ये तो उनकी बर्दाश्त और हिम्मत है, जिनको आप मम्मी डैडी और बच्चे कहते थे, उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा नहीं होता या मज़ामत नहीं करता, या कम से कम अपने हुकूक के लिए, और उन्होंने इलेक्शन की सूरत में बताया, उन्होंने इस सूरत में बताया। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ऑलरेडी इतनी मुश्किलात आपने खड़ी कर दी हुई हैं, अब तो उसके यूज्ड टू हो गए होंगे। अब कोई नई चीज उनके लिए कोई और सूरत में लेके आ जाए तो वो क्रिएटिव आइडिया हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ के भी कोई चीज और हो सकती है। अच्छा गोदल साहब, क्या समझते हैं आपके, एक तो सेटबैक हो गया क्योंकि शेरनाज बानो जो हैं वो इलेक्शन हार गई, दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और कई बार हमने सुना है कि सोहेल आफरीदी कह चुके हैं कि अगर मुझे मेरे चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई तो फिर हम सड़कों पे आ सकते हैं। और चंद रोज़ पहले उन्होंने सहाफ़ियों से भी इस्लामाबाद में मुलाकात भी कर शायद ही इंडिया भी दे दिया है कि अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बार फिर सड़कों पर आ सकती है। मेरा ख्याल है वो आएंगे ही, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई चारा नहीं है। जब आप अदालत की बात नहीं सुनेंगे, आप असेंबली की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर किसी भी सियासी जमात के लिए क्या होता है? सियासी जमात के लिए फिर उसके स्टेक होल्डर पब्लिक होते हैं, लोग होते हैं, लोगों से रुजू करना होता है, तो वो ये कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, और ये अच्छी बात है, कम से कम वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। बस सियासी जमात बंदूक तो नहीं उठा सकती ना, उसका स्टेक होल्डर पब्लिक है, वो अपने उस बेस ग्राउंड के साथ वापस जाएगी और वहीं पे वो रुजू करेगी। तो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, यानी नवाज शरीफ साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था? GT रोड मार्च किया था। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के मुतालिक आप देखिए कि आज ट्रेन मार्च हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है। बिलावल जरदारी साहब कल भी पेशावर में जो है चले थे 5 दिन। सर, कल भी पेशावर में हम देखेंगे कि कारकुन जमा हो रहे हैं, और 26 नवंबर है कल, जो हमने मामला देखे थे 2024 में 26 नवंबर को डी चौक में। जी जाहिर है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी वो अपोजिशन के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट है। देखिए उनके पास इस चैलेंज क्या है? उनका चैलेंज ये है कि अपने वोटर को इंटैक्ट रखना है। उनका चैलेंज ये है कि अपने कारकुनों को एनर्जाइज और उनको इनकरेज रखना है, उनको मोबिलाइज करना है। मेरा ख्याल है इसलिए वो मुख्तलिफ मौके भी इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ दिनों का इस्तेमाल भी करेंगे, और मुख्तलिफ तरीकों से कभी वो कन्वेंशंस करेंगे, कभी वो जलसे करेंगे, कभी वो रैलियां करेंगे, कभी वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो यही होता है, और सियासत और इस चीज का नाम है, और आईन और कानून के दायरे में रह के आपको सियासत करनी है तो आप करें। जो सवाल एक ये भी पैदा होता है कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी ने अमन जरगा बुलाया, हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें KPK की, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, इवन गवर्नर KPK कुंडी साहब जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन इस अमन जरगे के क्या मुस्बत नताइज निकल के सामने आए? क्योंकि पेशावर में FC बिल्डिंग पे फिर दहशतगर्दों ने हमला किया, वाना पे हमने देखा कि हमला हुआ, फिर यहाँ तक कि दहशतगर्दी इस्लामाबाद तक पहुँच गई, दारुल हुकूमत तक पहुँच गई। इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग नून लीग, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, JUFA, अवामी नेशनल पार्टी, नाम लेते जाएं, और इवन नॉन इलेक्टेड पार्टीज होती वो भी ओवरऑल बैठे हुए थे। उन सब ने कुछ एजेंडा सेट किया है, उन्होंने कुछ मुतालिबात किए हैं। क्या आपने उनकी बात सुनी है? यानी जो सुबह अगर मेरे घर में खुदा न खास्ता या आपके घर में कोई आग लगी हो तो आप क्या करेंगे? वो जो मुतासरा फर्द है उसकी बात सुनेंगे ना, कि भाई मेरे घर में यहाँ चीज है, ये इधर के रास्ता है, उधर के रास्ता है, वो आपको बताएगा ना। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा आपको बता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं PTI की बात नहीं कर रहा, मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स वहां पे बैठे हुए थे। उन सब ने अपने जिरगे के बाद एक इलामिया जारी किया है, एक बात किया। क्या उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई राब्ता किया गया कि बताएं जी आपके सूबे में चीज हुई है तो हम आपके लिए कर सकते हैं, या वफाकी सतह पे कोई इक़दाम किए गए हैं? मुझे ऐसा दिस मोमेंट नहीं कोई भी ऐसा नजर आए। जी अहमद अवैस साहब, आप इस्तिस्ना पे कुछ कहना चाह रहे थे, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज भी बानी PTI के हमशीराओं को नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से, तो फिर अगला लाए अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? क्योंकि 7वीं दफ़ा तो खुद वज़ीर आला KPK सोहेल आफरीदी जा चुके हैं अडियाला जेल, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया, जो कि वज़ीर आला एक सूबे के। देखिए अब ये इस्तिस्ना की बात थी ना, अभी देखिए इसमें इनकी अपनी बात में भी कॉन्ट्रडिक्शन था। कहने लगे कि जी वो उनके जो आर्टिकल 248 को पढ़े ना, तो बड़ा साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर को जब तक के वो अपने ओहदे पर हैं, तो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के वजह से उस मामले में अगर कोई जरूरत पड़ी अदालत में कहीं, तो वहां पे उस वक्त उनको
वो इस्तिस्ना को इस्तेमाल किया जा सकता है। जब वो अपना टेन्योर पूरा करके फारिग होके वापस आ गए तो देन ही इज एज मच ऑर्डिनरी सिटीजन एज अदर्स आर, बराबर हो गए। फिर उनको किस बात का इस्तिस्ना देंगे? फिर एक अगर फर्ज किया एक प्रेसिडेंट है वापस आ गए फारिग होके और उनका झगड़ा पड़ जाता है किसी के साथ कि जी ये किसी की शुगर मिल पर कब्जा कर लिया इन्होंने, तो क्या उनको इस्तिस्ना होगा कि किसी का आगे उन्होंने कमांडर रखे हुए थे, किसी का कहीं डाका मार लिया तो इस्तिस्ना होगा उसका? किसी को जेल में से पिस्तौल निकाल के कत्ल कर दिया, इस्तिस्ना होगा उसका? किसी का भी नहीं होगा। ये उनके तमाम मामला जो हैं ये वो बराबरी के आर्टिकल 225 ऑफ द सर, पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तो ये में कहती है कि सदर आसिफ अली जरदारी वाहिद सदर नहीं है, दुनिया में ऐसे मामला चलते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कहीं नहीं है, किसी में जगह नहीं है। बताएं एक ही मिसाल दे दें, कहीं पर भी नहीं है। इस्तिस्ना जो है वो अपने टेन्योर के हद तक होता है और इसी आर्मी चीफ को भी दे दिया इन्होंने। कोई है कोई तरीका? आर्मी चीफ तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। आर्मी चीफ जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो नहीं है ना, ही इज गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को इस्तिस्ना दे रहे हैं अकेले को आप? कभी ऐसा भी हुआ? ये तो आप इस हुलिया बदल आइन का भी हुलिया बदल दिया और आपने एक डिस्पोटिक रूल लिया है यहाँ पर। सत्तायत का निजाम जो है ये कभी नहीं चल सकता। हजारों साल पहले जिसको रिजेक्ट किया था दुनिया ने और रसूल पाक ने जब स्टेट ऑफ मदीना पढ़ी थी, सारी दुनिया में बादशाह का निजाम था, उसको रद्द करके उन्होंने रूल ऑफ लॉ का निजाम लेकर आए थे और हमने इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जो उनका अहमद का है। एक मेरा दूसरा सवाल आपसे ये भी था कि आज भी मुलाकात का दिन था, 3 जजों का फैसला जो है वो आ गया था। वजीर आला KPK सोहेल आफरीदी को मुलाकात नहीं करने दी गई, यहाँ तक कि उनकी हमशीरा जो है वो भी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर है, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वकला तो बहुत हैं, बैरिस्टर गौर हैं, अली जफर साहब हैं, आप खुद भी हैं। क्या समझते हैं आपके कोर्ट का दरवाजा तो आप खटकाया जाएगा या नहीं खटकाया जाएगा, तो आपके ऊपर है, क्योंकि पिटीशन तो आप लोगों ने दायर कर दी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल कर आ रहा सामने। मैं आपको ये देखिए ना, इससे एक फायदा हो गया कि पूरी कौम के आगे और पूरी दुनिया के आगे एक अथॉरिटेटिव डिमॉन्स्ट्रेशन सामने आ गया कि अदालतों की हालत अब क्या हो गई है। कभी आर्टिकल आप देखिए पाकिस्तान के आइन में एक आर्टिकल है 190, एक आर्टिकल है 199, जिसमें लिखा हुआ है कि जब अदालत का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर दे तो सारे अदारों के ऊपर लाजिम है उसको अमल पैरा करना, उसके ऊपर अमल दरामद होना। लेकिन यहाँ अदालतों का फैसला आता अग्री कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बैठा हुआ है जो हाथ में डंडा पकड़ के वो कहता है कि हम जाओ, कोई हैसियत नहीं तुम्हारी, और अदालतें इतनी कमजोर है कि वो अपना हुक्मनामा मनवा ही नहीं सकती हैं। ये निजाम नहीं चल सकता। बात तो ये है, इस वजह से अदालत में जाने का फायदा कोई नहीं रह गया। अब इसका बदल तो फिर यही है ना कि आप ये एक ऐसा एक जरा हिस्ट्री में चले जाएं। 1946 में एक ऐसा मौका आया कि जब अंग्रेज और कांग्रेस इकट्ठे मिल गए और उन्होंने ये फैसला कर दिया कि पाकिस्तान को नहीं बनने देना। कायद आज़म को इल्म हो गया इस बात का। उन्होंने फौरन पूरे हिंदुस्तान से जितने नुमाइंदगान थे मुस्लिम लीग की उनकी मीटिंग कॉल की और वो डायरेक्ट एक्शन की कॉल की। वो जमाना था जो हिस्ट्री में लिखा गया है। उन्होंने कहा कि आज तकरीर की कायद आज़म ने और कहा कि और कायद आज़म जैसा आदमी इतना कानून पसंद और इतना ठीक है अहमद अबीद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जुनेजो साहब, इनके हमरा थे उमर दराज साहब, अहमद अबीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मुलव्वस दहशतगर्दी के हवाले से। सबसे पहले हमने देखा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धमाका हुआ, फिर उसके बाद वाना कैडेट कॉलेज हो गया, पेशावर की FC बिल्डिंग हो गई, वहाँ पे भी खुदकश धमाके जो है वो होते रहे। इस्लामाबाद हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के हवाले से अता तारर ने आज ब्रीफिंग भी दी, सजादुल्ला का वीडियो बयान भी जारी किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जायद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जायद साहब आपके वक्त का। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। जी
जाहिर साहब ये बताइएगा, कहता तारर ने आज प्रेस ब्रीफिंग भी की और आज DGISPR ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, और जो इस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, चाहे वो इस्लामाबाद हो या पेशावर हो, उसके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं। एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ है साजिदुल्लाह का, जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से वो पेशावर से अफगानिस्तान गए और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई और किस तरीके से उन्हें खुदकुश जैकेट भी दिया गया था। क्या समझते हैं आप कि एक जगह तो अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट हैविंग सेड दैट हमें ये पता होना चाहिए बहसियत पाकिस्तानी कि पाकिस्तान इस वक्त स्टेट ऑफ वॉर में है जी। ये हाइब्रिड की एप्लीकेशन है, टेररिज्म की एप्लीकेशन है, और अफगानिस्तान न सिर्फ ये अफगानिस्तान के तरीके तालिबान जो अफगानिस्तान है वो एक अम्ब्रेला का रोल अदा कर रही है, और उन्होंने अपने नीचे जितनी भी फ्रेंचाइजेस टेररिज्म की हैं वो उनको यूज किया जा रहा है, खासतौर पे तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उनका एजेंडा ऑफ कोर्स वही एक एजेंडा लेकर वो एक वॉर कर रहे हैं। एजेंडा तो उनका ऑन द फेस ऑफ इट यही है कि जी वो पाकिस्तान के लोगों का और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एक तर्ज हयात बदलना चाहते हैं, वो अपने जो उनकी डेफिनेशन है शरीयत की वो लाना चाहते हैं। तो ये एक शरेड आइडियालॉजी है उनकी। शरीयत हमने देख लिया जो काबुल में है, जहाँ पे खवातीन के कोई हक नहीं है, स्कूलों में अभी ये खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो बच्चियां हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकती, उनकी अपनी एक शरीयत है जिसको वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन अगेन आई विल से कि दिस इज अ शरेड, एक झूठ के ऊपर मबनी ये एक चीज है। वो बेसिकली अपने आप को एसोसिएटेड रखना चाहते हैं विद दी वॉर इकोनॉमी, टेररिज्म से रिलेटेड इकोनॉमी के साथ। पहले रशियंस थे, डॉलर्स आ रहे थे, अमेरिकन आए, डॉलर्स किसी न किसी सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स की सूरत में आ रहे थे, फिर अमेरिका उनको पैसे दे रहा था अभी वॉर के बाद जब अमन आ गया, तो अब इंडियंस इन्वॉल्व हो गए हैं, फिर इलीगल स्पेक्ट्रम है और बहुत सारी चीजें जो वो पावर में रहकर ही उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दे आर नॉट देयर टू टॉक टू क्योंकि यहाँ पाकिस्तान। सवाल एक ये भी पैदा होता है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, या फिर हम देखेंगे कि फुल फ्लैश ऑपरेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में बासानी दाखिल हो जाते हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद पे अटैक हुआ, जिस तरीके से पेशावर FC बिल्डिंग पे अटैक हुआ। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि सिर्फ डायलॉग होना चाहिए या वॉर होनी चाहिए, और पाकिस्तान में बहुत से लोग करते हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कई लोग बात करते हैं कि जी डायलॉग होना चाहिए, कई कहते हैं वॉर होनी चाहिए। जो दोनों ये चीजें कहते हैं वो उनको शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी वॉर की। वॉर में डायलॉग भी चलता है और वॉर के अंदर लड़ना भी पड़ता है, ये ट्रांसेंड करते रहते हैं जी, ट्रांजिट करते रहते हैं। कभी वॉर आपको करनी पड़ जाती है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर अ बेटर डायलॉग। अभी मुझे बताएं ना कि आप क्या डायलॉग करेंगे, किन से डायलॉग करेंगे? वही इन लोगों से आप कर रहे थे, आपने दोहा में किए, आपने कतर में किए, पहले फिर तुर्किया में किए, आपने सऊदी अरेबिया ने आपके डायलॉग इनके साथ कराए, UAE इन्वॉल्व रहा, कतर रहा, तुर्किया रहा, चाइना रहा, रशिया रहा, रशिया फॉर्मेट पे जोर दिया गया इन पे डायलॉग। तो डायलॉग क्या, व्हाट यू हैव टू ऑफर टू देम, मुझे बताएं ना। आप उन्हें क्या कहेंगे? जी ठीक है, हम आपकी शरीयत कबूल कर लेते हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? जी ठीक है, अटक तक आपका अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो कोई ऐसी चीज पाकिस्तान के पास नहीं है जो डायलॉग में उनको दी जाए। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी सरजमीन को जाहिद साहब, क्योंकि उनके पास आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, डिसिप्लिन किसी भी तरह की डिसिप्लिन फौज उनके पास नहीं है, तो फिर उनके पास एक वाहिद हल रह जाता है खुदकश हमला, जो हमने माजी में भी देखा कि पाकिस्तान में होते रहे। तो क्योंकि अब डायलॉग नहीं होगा, फुल फ्लैश ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, उनके पास अपनी आर्मी नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में खुदकश धमाकों के जो वाकयात हैं वो बढ़ते रहेंगे। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, आप जब डायलॉग कर लेंगे तो वो खुदकुश हमले और ये चीजें बंद हो जाएंगी? मैं यही तो बात करूं ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, डायलॉग का एक वक्त होता है जी। इस वक्त वो खुद भी बटे हुए हैं, वहां पे कंट्रोल जो एक्सटर्नल जो फितना अल खवारिज को कंट्रोल कर रहे हैं एज अ क्लाइंट, वो उनके जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स हैं इंडिया, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फ्रिक्शन चाहिए। इस वक्त मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर का सबसे बड़ा एनिमी इज द पीस। वहां पीस हो जाए तो ये जो तालिबान की डिफेक्टो पावर में बैठे हुए हैं काबुल में, ये खत्म हो जाएंगे। शायद ऑल इंक्लूसिव इनको गवर्नमेंट बनानी पड़े और लोगों की रिप्रेजेंटेशन लानी पड़ेगी। आज वो सिर्फ अपना एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं।
वो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट का एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आप डायलॉग पर देखें ना, पाकिस्तान डायलॉग ही कर रहा था ना, तुर्किया में आपने डायलॉग किया, आप कतर में किया, तुर्किया में आप रुके रहे, फिर अगले दौर हुआ, तीसरा दौर हुआ, तो ये दिस वाज द डायलॉग। उनको समझ नहीं आ रही है, वो आपको गारंटीज नहीं देना चाहते। कौन सी स्टेट है जो वैसे तो मानती है कि जी यहाँ की हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती है। जो 2020 फरवरी 2020 में मुआहिदा हुआ था दोहा में, उसकी पहली शेख तो चले यही थी कि जी आप अपनी सॉइल को नहीं यूज होने देंगे अगेंस्ट अमेरिकन एंड देयर, लेकिन दूसरा यही था कि आप किसी को वहां पे फाइनेंस नहीं होने देंगे, किसी को ट्रेड नहीं होने देंगे, किसी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी फॉर दैट मैटर एलिमेंट्स हो जो दूसरे मुल्कों में जाकर। एक मुतालबा पाकिस्तान का तुर्की में दोहा में ये भी था अफगानिस्तान तालिबान से कि आप टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले कर दें, और वहाँ हमने देखा कि उन्होंने इस हवाले से मना कर दिया। और फिर जब ये मुज़ाकरात की मेज़ पर आए तो बार बार अफगानिस्तान पे कॉल की जा रही थी, वहाँ से जो पैगामात आ रहे थे वो डिस्कस किए जा रहे थे मुज़ाकरात की मेज़ पे। That's what I'm saying कि इनका कंट्रोल तो किसी और के पास था, वो खुद भी बटे हुए थे। ये जो बात करने आए हुए थे उनका कोई उनके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं थी, somebody else was controlling। अच्छा, उनके अंदर भी फिर बीच में फैक्शंस थी, कोई हक्कानीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई कंधारी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, और सबका फियर यही था कि टीटीपी हमसे नाराज होकर दूसरे ग्रुप के साथ ना मिल जाए। तो इनका अपना इंटरनल और इंट्रा कंटेस्टेशन भी वहां पर मौजूद थी। देखिए, हमें समझने की जरूरत यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं चल रहा, जहां पर एक गवर्नमेंट का स्टेट क्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा हो, लोग वहां पे स्टेट क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे कोई पॉलिसी बन रही है और उस पॉलिसी के ऊपर वो कोई चीजें स्ट्रेटेजाइज करने लगे, तो वहां पे पॉलिसी फ्रेमवर्क का, स्ट्रेटेजी का सबका फुकदान है। वहां पे सिर्फ चूंकि ये पैदावार है, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, गन की पैदावार है, वो बस गन की जो लैंग्वेज है या जो डिप्लोमेसी गन से रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है, उसी को वो आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। वो एज अ स्टेट आगे शायद अभी इस वक्त मोड में ही नहीं है कि आगे बढ़े, क्योंकि वो आगे बढ़ते हैं तो उनको शायद पावर शेयर करनी पड़ेगी, जिसके तो क्या मोड में समझते हैं आप कि इस अफगानिस्तान में इस अबूरी हुकूमत का जो है वो खात्मा जल्द नजर आ रहा है? मैं तो प्रिडिक्ट इतने जल्दी नहीं कर रहा। उसकी वजह यह कि इस वक्त फोकस नहीं है पूरी दुनिया का मुकम्मल तरीके से, लेकिन अंदर स्ट्रेस ग्रुप एस्टेब्लिश हो रहे हैं, लोग तंग हो रहे हैं इनसे, वहां के नौजवान तंग हो रहे हैं, वहां की औरतें तंग हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आवाजें उठना शुरू हो गई। चूंकि इंटिमिडेशन कोरिजन इतनी ज्यादा है कि इस वक्त खुल के कोई सामने आ नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी वहां पे शोले तो हैं इस चीज के कि इनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो, लेकिन वो किसी कैटलिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो तो उसके बाद वो सामने आए। तो आई थिंक पाकिस्तान को कोलिशंस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल भी और रीजनल भी, टू पुट प्रेशर ऑन दीज तालिबान, खास तौर पे इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल जो डोमेन्स हैं उसके अंदर। और पाकिस्तान को काइनेटिक भी जारी रखनी पड़ेगी प्रेसिजन के साथ, क्योंकि जब तक आप उनको एक रिड्यूस टू साइज नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते। अच्छा जाहिर साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हर स्पीच में, चाहे वो किसी भी ममालिक के विजिट पे गए हों, अक्सर कहते हैं कि मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करवाई, 6 तैयारे मारे गए, 7 तैयारे मारे गए, और शहबाज शरीफ ने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि जंग मज़ीद बढ़ सकती थी पाकिस्तान और भारत की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमने देखा कि ये जंग रुक गई या ख़त्म हो गई। लेकिन जब अफगानिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं तो यकीनी इसके पीछे भारतीय प्रॉक्सी है। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब या जो पाकिस्तान के दीगर स्टेक होल्डर है वो क्यों नहीं बात करते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप तो सारा क्रेडिट ले जाते हैं कि पाक भारत जंग आपने ख़त्म करवाई, लेकिन भारत तो अभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू ही क्यों ना हो। देखिए, भारत को उन्होंने प्रेशर तो डाला है और स्क्वीज किया है, वो अपना भी पूरा जियो इकोनॉमिक्स की डोमेन में बहुत फायदा उठा रहे हैं। जो पाकिस्तान ने जो वॉर में शिकस्त दी है इंडिया को, उसका पूरा फायदा अमेरिका ने अपनी पॉलिसी के लिए जरूर उठाया। उसी पे तो वो ट्रेड का जो बातचीत कर रहे हैं और आर्म ट्विस्टिंग की है। अमेरिका डिसअपॉइंटेड भी है इंडिया से कि इंडिया ने जो टॉल क्लेम किए थे को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, वो उस पर पूरा उतर नहीं सका। तो वो टॉल क्लेम्स जब आपके नहीं हुए तो फिर इसलिए ट्रंप साहब जो है ना वो आपको 60-65 दफा याद करवा चुके हैं कि आपके कितने तैयारे गिरे। तो वो 6 तैयारों से शुरू होने वाली कार्रवाई अभी 8 तक तो पहुंच चुकी है। तो वो बार बार उनको रिमाइंड कराते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग अपनी बेहतर की है उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन देखिए, वो अपने दुनिया जो है जी वो अपने इंटरेस्ट को परसू करती है। वो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हो गए तो बस पाकिस्तान के लिए हर चीज कर लेंगे। वो पाकिस्तान के दोस्त बाद में, वो अमेरिका के दोस्त पहले। प्रेसिडेंट ट्रंप वही चीज करेंगे जो अमेरिका को सूट करेगी। हाउएवर
हमें जो भी ये टेन्योर अवेलेबल है, हमारी गो के मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि टेक्टिकल लेवल की अभी दोस्ती हुई है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, बट जो भी पार्टनरशिप हुई है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी हुई हो, उसका हमें पूरा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहिए टू बिल्ड आवर केस अगेंस्ट इंडिया, जो पाकिस्तान के न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन में हेजमोनिक डिजाइन रखता है। उन्होंने बड़ा क्लियरली स्पेल आउट कर लिया। अभी हमने राजनाथ को पिछले दिनों सुना, जब वो कहते कि सिंध हो सकता है इंडिया का हिस्सा बन जाए, तो दीज आर क्लियर हेजमोनिक स्टेटमेंट्स, दीज आर अग्रेसिव स्टेटमेंट्स। इसका नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान को ने वजारत खारजा ने तो बयान दिया, लेकिन इसको परसू करना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, बायलैटरल टॉक्स में, हर फोरम के ऊपर कि लुक देयर इज अ कंट्री जो इस रीजन की स्टेबिलिटी के खिलाफ है और हेजमोनिक डिजाइन रखती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये भी कहा गया है आज प्रेस ब्रीफिंग में कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की बड़ी वजह नॉन पेड कस्टम गाड़ियां भी हैं। एक तरफ तो मंशियात के हवाले से भी हमने देखा था कि डीजी आईएसपीआर ने इसका जिक्र किया था, और अब नॉन पेड कस्टम गाड़ियों के हवाले से भी उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा। देखिए, इलीगल स्पेक्ट्रम जो है, इसका पॉलिटिक्स का, क्रिमिनल माफिया का, इनका एक नेक्सस तो एस्टेब्लिश हो चुका है और इसकी इकोनॉमी भी जो है वो टेररिज्म में यूज होती है और बुरी तरह यूज हो रही है। तो दैट्स व्हाई इसका जिक्र हो रहा है। और ये गाड़ियां यूज होती हैं, फिर आप ट्रेस नहीं कर पा सकते। तो जब हम हार्ड स्टेट बनने की बात करते हैं तो हर चीज को हमें लीगल और पाकिस्तान के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क में लाना होगा, चाहे वो गवर्नेंस के इश्यूज हों, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज हों, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हों या लीगल इश्यूज हों। सबको हमें फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट के अंदर इंप्रूव करके लाना होगा। दैट्स व्हाट अ हार्ड स्टेट इज ऑल अबाउट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार थे आपके वक्त का। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, यकीनी तौर पे इसके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। और आज डीजी आईएसपीआर ने प्रेस ब्रीफिंग भी दी, उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं फैलाना चाहते, चाहे वो गुड तालिबान हो या फिर बैड तालिबान हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।